चैप्टर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी शरीर द्रव्यों तथा परिसंचरण। देखो, बॉडी फ्लूइड की बात की जा रही है। फ्लूइड यानी कि द्रव्य। हमारी बॉडी में दो है, एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ठीक है, यानी कि रक्त और लसिका। रक्त को तो जानते ही हो सब, ठीक है, लाल कलर का होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो उसी के साथ जो है ना लसिका भी होती है, लसिका गांठें जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी में फैलना, सर्कुलेट होना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस सर्कुलेशन की बात करें तो इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है पीएनएसटी वगैरह में। इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में। ठीक है, इस फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? ये पीएनएसटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना कि जो सर्कुलेशन है, ये इसकी स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। और ये जो एंजियोलॉजी है, इसके पिता यानी फादर कौन है? विलियम हार्वे। अब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये सर्कुलेशन किस में होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? ये होता है रक्त वाहिनी के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब इस ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है। और ब्लड को क्यों कर रहे हैं हम लोग सर्कुलेट? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमको? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी रक्त में पोषक पदार्थ भी होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा, डाइजेशन देखा था। खाना जब टूटता है तो किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज है या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये श्वसन के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है और ये टूटते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो पोषक पदार्थ है, अब हमने बोला पूरे शरीर को ज़रूरत होंगी इसकी। अब पूरे शरीर को ज़रूरत होंगी तो किसके द्वारा भेजेंगे? रक्त के द्वारा। क्लियर है? उसी में पोषक पदार्थ होंगे। जो हमारी बॉडी में गैसेस जाएंगी, O2 जाएंगी। क्लियर है? और दूसरे प्राणी में CO2 वगैरह जाती है। तो O2 या कोई भी गैसेस वगैरह जाएंगी तो वो भी किसके जो द्वारा जाएंगी? ब्लड वेसल्स के द्वारा। कुछ हार्मोन्स है तो वो भी इसी के द्वारा जाएंगे। विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, यानी क्लोरीन, सोडियम वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद प्रतिरक्षात्मक संबंधी कार्य भी जो है ब्लड के द्वारा होते हैं। प्रतिरक्षात्मक यानी कि इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम काम करेंगे, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उससे रिलेटेड जो भी कार्य होंगे तो ब्लड के द्वारा होगा। और शरीर के तापमान, शरीर के ताप का जो नियंत्रण होगा कि वो कम होगा ज़्यादा होगा, वो भी किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक के? तो इसलिए इस ब्लड को सर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे शरीर में कुछ भी पहुँचाना है तो किसके द्वारा पहुँचाएंगे? किसके द्वारा? ब्लड। क्लियर है? और ब्लड एक जगह पे रखा रहा तो फिर तो पहुँचा ही नहीं सकते। वो क्या होना चाहिए? सर्कुलेट होना चाहिए। इसलिए जब टैबलेट भी हम लोग खाते हैं, यानी जब गोली हम लोग खाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर गोली तो हम लोग खाते हैं तो पेट में जाती है, सिर दर्द कैसे ठीक हो जाता है? तो सिर दर्द ऐसे ठीक हो जाता है कि ये ब्लड के द्वारा ये बहेगा। और जहाँ पे हमारा सर है, ये सर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अपने एंजाइम पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर। आगे पढ़ोगे आप जब डॉक्टर वगैरह बनोगे तो रिसेप्टर का काम ये होता है कि यहाँ से जो भी चीज़ आएंगी केमिकल, उसको वो ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और बाकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है। तो वो ये क्या कहता है? एक्सेप्ट कर लेता है और सिर दर्द हो जाता है ठीक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन 2 टाइप से होता है हमारे पास में। कौन सा सुना होगा आपने? एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। हमारे पास कौन सा होता है? खुला या बंद? बंद। कौन सा? बंद। कुछ लोग बोल रहे हैं खुला, कुछ लोग बोल दो दोनों होते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि बंद होता क्या है और खुला क्या होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें, ये है हमारा, क्या है? हार्ट। ऐसे ही रहता है, ठीक है। ये है हार्ट। हार्ट से हमने बात करी, ये धमनी आई। आपको पता है ना, पूरे शरीर में जो है शुद्ध ब्लड किसके द्वारा बहता है? धमनी के द्वारा। और फेफड़े से जब हार्ट में शुद्ध ब्लड आएगा तो वो
सिरा के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टरी के द्वारा आएगा, ठीक है, यानी धमनी के द्वारा। और यहाँ पे जैसे, अब ये बड़े ध्यान से देखना ना ये वाला मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो तो हुआ क्या, जैसे ये आर्टरी से ब्लड आया, ये हमारी सेल है, ठीक है, या टिश्यू है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये ब्लड आया, तो हम लोग बात कर रहे हैं ये ब्लड धमनी से आया, लेकिन जैसे ही धमनी से आया और ये हमारी सेल में जाएगा, ये हमारी सेल है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा बहुत सारी छोटी छोटी नलियों में, दिखाई दे रहा है। तो ये जो बहुत सारी छोटी छोटी नलियों में डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग कह रहे हैं कैपिलरी या कैपिकाय जाल, सॉरी कैपिकाय नहीं, केसिकाय, क्लियर, या इसको कहते हैं जाल। तो कई बार सुना होगा आपने केसिकाय केसिकाय। तो केसिकाय क्या होती है, तो केसिकाय हम लोग बात करते हैं जो आर्टरी है या जो धमनी है, ये छोटे छोटे भागों में जाके टूट जाती है, बहुत छोटी छोटी नलिकाओं में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी, और ब्लड इसमें बहता है कैपिलरी में, क्लियर है। अब याद रखना, ये जो कैपिलरी में बहता है, तो ये कभी भी किसी को ब्लड देता नहीं है, सिर्फ इसमें बहता है ब्लड। अब ये ऑर्गन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये ऑर्गन है। और उसके बाद में ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी टिश्यू फ्लूइड, ये हमारी सेल में रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, याद रखना है, क्लियर है। ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और यहाँ पे आर्टरी, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ देखो, ये आपका हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सो 1 मिनट, ये हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कैपिलरी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लड बहेगा, तो ब्लड ये इसमें भी द्रव्य रहेगा और इसमें भी रहेगा। ये आपकी हो गई कैपिलरीज, और 1 मिनट, ये हो गई कैपिलरीज, और ये हो गई आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं, परासरण पढ़ा है, क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, क्लियर। तो ये याद रखना, कभी भी ये जो कैपिलरी है किसी भी ऑर्गन को ब्लड देती ही नहीं है। जैसे अभी तक के हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हृदय से ब्लड आता है और सेल को दे देता है, टिश्यू को दे देता है, पिछले चैप्टर तक का भी यही पढ़ाया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो हमारी सेल है, अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो होगा क्या, यहाँ से ब्लड बह रहा है और ब्लड में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ऑक्सीजन आ जाएंगी, और यहाँ से CO2 के, ये देखो, ये मैंने बताया है कि यहाँ से जो CO2 है वो हो जाएगा, मतलब चले जाएंगे। इसमें देखो ऑक्सीजन भी और CO2 भी है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक के, ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ तक के ऑक्सीजन आ रही थी इसमें, और जैसे ही इसने ऑक्सीजन यहाँ पे दे दी, तो आपको पता है, इससे पिछले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, अगर किसी भी सेल के पास ऑक्सीजन आती है तो वेस्ट के रूप में क्या निकलता है, CO2। तो CO2 यहाँ पे चली जाएंगी, जो मैंने नीले कलर से बताया, क्लियर है, तो हरे कलर से, ठीक है। तो ये जो है CO2 यहाँ पे आ गया। तो आपको ये भी पता है कि अगर O2 है यानी कि शुद्ध ब्लड, और CO2 है यानी कि अशुद्ध ब्लड, तो अब ये अशुद्ध ब्लड जो है सिरा के द्वारा यानी वेन्स के द्वारा फिर से हृदय में चले जाएगा, क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया कि यहाँ पे अभी तक के क्या पढ़ा कि ये हृदय से जो है धमनी के द्वारा ब्लड आता है, टिश्यू तक के जाता है और सिरा के द्वारा निकल जाता है, यही पढ़ा। लेकिन आज मैंने कुछ अलग क्या बताया कि ये जो धमनी है ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है, और हमारे शरीर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, तो नहीं होती है तो फिर तो ये ब्लड ऐसे ही निकल जाएगा, क्लियर है। अगर कमी होती है तो ये जो है ये आर्टरी से यानी कि कैपिलरी से ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और बदले में CO2 चली जाएंगी, तो इसको हम लोग अशुद्ध ब्लड कह देंगे। और फिर ये किसके द्वारा जाएगा, वेन्स के द्वारा, कहाँ जाएगा, हृदय तक, क्लियर है। अब देख लेते हैं किस में होता है। तो ये याद रखना, ये देखने को मिलेगा आपको केचुए में, नेरिस में, इकाइनोडर्मा में, और एनिलिडा, और सभी कशेरुकी की, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारे अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, बंद वाला, क्लियर है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओपन किस में होता है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें केशिकाएं नहीं होंगी। ठीक है, सिंपल जैसे अभी तक के पढ़ाया था मैंने कि यहाँ से ये ऊतक, ये अपना हृदय से जो है ऊतक द्रव्य, मतलब ऑर्गन के पास में कौन सा द्रव्य होगा, ऊतक द्रव्य इनके पास भी होगा। सीधे यहाँ पे ऑर्गन के पास में जो है ब्लड आएगा और यहाँ से सीधे जो है वेंस के द्वारा निकल के हार्ट तक के पहुँच जाएगा। क्लियर है, मतलब पहले जैसा पढ़ाया ना मैंने कि कहते तो हृदय से कहाँ आएगा, कहाँ आता है, हार्ट से ऑर्गन तक या टिश्यू तक के, और टिश्यू से फिर हार्ट तक के। तो ये इसको कहते हैं हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जहाँ पे ये ब्लड खुलता है या जाता है उसको कहते हैं साइनस। ये याद रखना, रक्त से भरे कोटर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस साइनस को देहगुहा भी कहते हैं। देहगुहा का मतलब क्या होता है, गुहा यानी कि कैविटी, खाली जगह जहाँ पे रक्त आता है। ये आपको आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में देखने को मिलेगा। यह आर्थ्रोपोडा और मोलस्का क्या है, क्या है, किंगडम नहीं, संघ है ये। क्लियर है, जो हम लोग किंगडम में पढ़ेंगे, किंगडम तो 5 होते हैं। चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। जब ब्लड के बारे में इतनी बात हो रही है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। रुधिर यानी कि ब्लड। तो देखो, ब्लड की बात करते हैं तो पहली बात तो ब्लड में होता क्या क्या है ये देख लो। ब्लड में आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा, जिसको हम लोग कहते हैं जल। क्लियर है, मतलब जल ही मानते हैं उसको हम लोग। ये पाचन तंत्र से अवशोषित हो जाता है। इसके बाद प्रोटीन होता है, ये यकृत से जो है एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग, ये कहाँ बनेंगे, रेड बोन मैरो में। इसके अंदर स्टेम सेल होती है। क्लियर, रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होती है, याद रखना। स्टेम सेल क्या होती है, जो सभी अंगों का निर्माण कर सकती है। ये रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। देखो, अब हम लोग बात करते हैं रुधिर के बारे में। तो इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड रहती क्या क्या, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिकाएं। तो इसमें प्लाज्मा कितना होता है, 55%, और रक्त कोशिकाएं कितनी, 45%। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये हल्के पीले रंग का आपको गाढ़ा तरल पदार्थ देखने को मिलेगा। देखो, कभी चोट लग जाती है, ब्लड बहता है, तो ब्लड बहने के बाद में एक पीले कलर का पदार्थ दिखाई देगा आपको, बड़े ध्यान से देखोगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। हल्का क्षारीय होता है, निर्जीव होता है, साफ होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है। रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड कोगुलेशन, और ब्लड कोगुलेशन यानी रक्त का थक्का जमना। क्लियर है। तो रुधिर स्कंदन के लिए जो है अनेक कारक निष्क्रिय दशा में यहाँ पे होते हैं, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहाँ जमा रहती है, प्लाज्मा में, और वो रहती है निष्क्रिय दशा में। निष्क्रिय यानी कि वो काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों इनएक्टिव क्यों रहेगा, इनएक्टिव इसलिए रहेगा कि जब किसी को चोट लगी ही नहीं है, ब्लड बहा ही नहीं है, रक्त का थक्का जब जमाना ही नहीं है, तो वो एक्टिव क्यों रहेगा। जब किसी को चोट लगेगी और रक्त का थक्का जमाना होगा, तब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बिना स्कंदन कारकों के, यानी रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक है, अगर उसको हटा दिया जाए प्लाज्मा में से तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सीरम। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 प्रकार की कोशिका होती है रक्त कोशिका, कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। याद रखना है, इसका फुल नाम भी याद रखना है। आरबीसी को और क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, वो तो याद ही रखना है। इसके बाद और क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। क्लियर है, ये याद रखना, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो फुल नाम वाइट ब्लड सेल, और क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट से याद रखना, वरना याद रख सकते हो पट्टिकाणु, 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 पट्टिकाणु। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2-3 बार बोलेंगे तो टंगी अटक जाएंगी। पट्टिकाणु, खाना लानू। यादव जी नहीं आएगा।
चलो वो ऐसे ही बोलते हैं, यादव लोग ऐसे बोलते हैं ना, मोरे लिए ये लानू। कहाँ गई नहीं, और बहुत सारे वर्ड होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जल की बात करते हैं। देखो प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90 से लेके 92 नहीं, 90 से लेके 92%। तो वही तो बोला ना। वही हुआ, हाँ तो क्या? 92 को ही बोलते हैं ना, 92 92 तो नहीं, पता नहीं था ना मेरे को। और ठोस द्रव्य होता है 6 से लेके 8%, इसको भी यही बोलते हैं। तो ये याद रखो, सबसे ज़्यादा इसमें पानी देखने को मिलेगा। उसमें भी हम लोग बात करते हैं, एक देखने को मिलेगा हमको ठोस पदार्थ में यूजफुल मटेरियल, एक देखने को मिलता है वेस्टफुल मटेरियल, और कुछ देखने को मिनरल्स यानी खनिज आयन। तो खनिज आयन देख लेते हैं पहले। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और क्या है पता नहीं, बाइकार्बोनेट है, और ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये कुछ मिनरल्स होते हैं। हालांकि ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो यूज़फुल मटेरियल की बात करते हैं। यूज़फुल मटेरियल में जो है क्या क्या, एक तो पोषण देखने को मिलेगा और दूसरा कुछ प्रोटीन। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रोटीन कितने होते हैं, 6 से लेके 8%। क्लियर है? यहाँ पे यूजफुल मटेरियल में प्रोटीन कितने प्रतिशत देखने को मिलेंगे, 6 से 8%। अब पोषण की बात करते हैं तो इसमें आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाएगा, अमाइनो एसिड और लिपिड। तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारा ब्लड है यानी रक्त में कितना ये ग्लूकोज होता है, तो 80 से लेके 110 mg पर डेसीलीटर, वो लिखा हुआ है mg, ऐसा लिखा है mg पर डेसीलीटर। क्लियर है? तो ये जो है कहाँ देखने को मिलेगा हमको, ये ग्लूकोज में नहीं, ब्लड में ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होंगी, 80 से लेके 110 डेसी पर mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये हिंदी में मैंने लिख दिया, देसी नहीं लिखना है उसको, देसी है वो। ठीक है, नहीं तो पता लग रहा हम बोले देसी है, देसी है, देसी तो डेसीलीटर। क्लियर है? तो ये याद रखना है, ये कई बार पूछ लेते हैं। अच्छा, ये इससे क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, 80 से लेके 110 mg पर डेसीलीटर, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सामने वाले को हो जाएगा ब्लड शुगर की बीमारी। फिर उसको बोलेंगे कि भाई साहब आप शुगर कम खाओ क्योंकि आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। शुगर को कौन कंट्रोल में रखता है, कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से, ओवरी से? और नहीं, ओ कर रहा तुम्हें, कहाँ से रिलीज होता है फिर ये, अग्नाशय से, इंटेस्टाइन से। कौन सी सेल? बहुत बढ़िया, रहने दो, दिमाग की नस पड़ जाएंगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलो, तो हम लोग बात करते हैं, ये याद रखना, हाँ ये याद रखना है आपको, ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो भी नहीं पता? बहुत बढ़िया, आगे वो भी पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर कितना होता है, कुछ वो होता है ना, 100 इंटू 180, कितना, 100, 80 से 120 होता है। ओ माय गॉड, मतलब मैं गलत हूँ, ये सही है, 80/120, इसलिए लिखा है 80 से 110। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, तो ये इसको हम लोग ये जो है यहाँ पे ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कभी घर पे है नहीं क्या बूढ़े लोग, तो चेक वेक नहीं करते ब्लड शुगर वगैरह? तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो इसलिए तो बोलता बेवकूफ़ मत बनो ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछो ना, डॉक्टर बताता भी होगा कि 110 है, 180 है, 300 है, कितनी दिखता भी है ना। तो आपको अगर पता रहे कि ये नेचुरल है, 80/120 ये नेचुरल, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कम है तो जो दादाजी है, नाना है, नानी है, जो भी है, जिसको आप जो भी कहते हो, बुड्ढा बोलते हो, बुड्ढी बोलते हो, नाना बोलते हो, नानी बोलते हो, बुढ़ाऊ बोलते हो, जो भी बोलते हो, हाँ अब सब अलग अलग बोलते हैं। हालांकि ये ऐसा है कि कुछ प्यार से बोलो तो सब अच्छा लगता है, वरना ऐसे बोलो तो सब बेकार लगता है। जैसे मैं अपनी नानी को बोलता हूँ कि बड़े प्यार से बोलता हूँ कि नानी तुम हो गए हो बुड्ढी,
तो कई बार नानी नानी बोलता हूँ, कई बार बुड्ढी बुड्ढी बोलता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि नानी जब मरोगे तो मेरे को फ़ोन करके मरना। तो बोलता हाँ ठीक है, जब मरेंगे ना उससे पहले फ़ोन करके मरेंगे। तो वो देखो नाना नानी दादा दादी ये ऐसा रिश्ता होता है ना, ये एक समय बाद मतलब इतना हो जाता, बहुत हंसी मजाक मतलब करते हैं। मतलब अभी एक नाना थे तो वो उनकी डेथ हो गई, तो हम जब भी जाते थे तो वो यही बात करते थे, अरे तुम्हारी शादी होगी तो बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे, तुम उसको छोड़ कर कहाँ इधर अकेले अकेले घूम रहे हो। कई बार हम लोग गौरी सर और मैं, जैसे हम लोग दोस्त थे तो हम लोग को बोलते हैं तुम दोनों ने शादी कर ली आपस में, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो जो बहुत मज़े लेते थे। तो मेन चीज़ ये है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ समय बिताओ ना, बड़ा मज़ा आता है, बड़े मजाकिया होते हैं, और ज़िंदगी का बड़ा अनुभव होता है उनको। कभी उनके पास बैठो ना तो वो बहुत अच्छे चीज़ें बताएंगे, वो कहाँ कहाँ से, उनके पास जोक भी बहुत रहता है, कहानियाँ भी बड़ी रहती है उनके पास में, और नेचुरल मतलब लाइव कहानी, ऐसा भी नहीं कि कहीं से सुनी पड़ी हो। उनकी लाइफ में इतनी कहानियाँ हुई रहती है ना, बहुत पुरानी पुरानी बातें बताते हैं। और वो बताते हैं, वो उनको पहेलियाँ कहते हैं कि ये वाला बंदर ये वाले इस पे नाच रहा था तो वाला बंदर किस पेड़ पे नाचेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड। तो प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं 4% रक्त होता है ये, और रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में मदद करता है। कौन सा प्रोथ्रोम्बिन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा प्रोटीन मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में, तो याद रखना प्रोथ्रोम्बिन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइब्रोनोजन, ये भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ये दोनों याद रखना है। तो फाइब्रोनोजन होता है। इसके बाद ग्लोबुलिन 43% होता है। इसमें 3 सेल होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये शरीर के विभिन्न भागों में प्रोटीन का स्थानांतरण करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं। कौन सी? बीटा सेल, क्लियर है, बीटा। इसके बाद अल्फा का काम क्या है, बाहरी संक्रमण से शरीर की रक्षा करना, यानी कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र। अल्फा क्या करता है, नहीं पता, छोड़ दो, नहीं लिखा हुआ है यहाँ, ये सब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में, यहाँ थोड़ा बहुत दिया है तो ये पढ़ लो। एल्बुमिन की बात करते हैं, 53% होता है, और क्या काम है इसका, परासरण का संतुलन करना। परासरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरह भी हो सकता है क्या, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैंने बताया था आपको कि हो सकता है, हम केमिस्ट्री वाले नहीं, हम बायो वाले वो पढ़ रहे हैं, हम सब हो सकता है हमारे लिए। चलो इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये था हमारा क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और अब बचिए ब्लड सेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, टाइम देखते हैं कितना हुआ, 8:41। चल तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ब्लड सेल, ठीक है। तो ब्लड सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है आरबीसी की, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये पहली बात तो रक्त कोशिका की बात करते हैं। ये भ्रूण में कहाँ बनेगी, यकृत व प्लीहा में। ऐसे क्वेश्चन पीएनएसटी वगैरह में आते हैं, क्योंकि देखो हम लोग बड़े हो जाएंगे तो रक्त कहाँ बनेगा, रेड बोन मैरो में, क्लियर है, कहाँ बनेगा, रेड बोन मैरो में। लेकिन अगर बच्चे का तो जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन ब्लड तो होगा ना, तो ब्लड कहाँ बनेगा, यकृत और प्लीहा में, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी की बात करते हैं, सबसे अधिक यही होती है, लगभग कितनी, 50 से लेके 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो शायद ये मेरे को ऐसा लगता है कि 50 से 55 होगा। एनसीईआरटी में आता है, एक बार जाके खोलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 से लेके 55 नहीं है वो, 5 से लेके 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर ये देखने को मिलता है। तो एक बार एनसीईआरटी माता के शरण में जाना, वहाँ पे डाटा चेक कर लेना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी आकृति कैसी होती है, उभयावतल यानी कि बाइकॉनकेव। कैसी होती है बाइकॉनकेव, यानी कि वो बस का कांच देखा है, कुछ ऐसा होता है, एक तरफ से मतलब ऐसा झुका हुआ, तो उसको कहते हैं बाइकॉनकेव, क्लियर है। तो ये ब्लड आरबीसी का साइज हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ होती है ये देखते हैं। तो उत्पत्ति हम लोग बात करते हैं, ये हमने बना दी हड्डी, हड्डी तो देखी होंगी तुमने, कुछ लोगों ने खाई भी होंगी,
ठीक है। देखो तो ये हड्डी है, हाँ हाँ इधर देखो, ये है हड्डी यानी रेड बोन मैरो, अरे मतलब याद ही नहीं, मतलब ये हड्डी में क्या होती है, रेड बोन मैरो आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक सेल देखने को मिलेंगी, कौन सी, स्टेम सेल। क्लियर है। अब स्टेम सेल डिवाइड होंगी, देखो 1 से 2 हो गई, और फिर आगे जाके मैच्योर हो जाएंगी, तो इसी को हम लोग कहेंगे इरिथ्रोब्लास्ट सेल। क्लियर है। तो ये याद रखना, इसके अंदर एक सेल कौन सी होंगी, इरिथ्रोब्लास्ट। अब बड़े ध्यान से देखना है कि ये ब्लड बन कैसे रहा है। इरिथ्रोब्लास्ट बन गया, इरिथ्रोब्लास्ट सेल जब परिपक्व हो जाएंगी तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आरबीसी में। तो कई बार क्वेश्चन आए कि आरबीसी जो है कौन सी कोशिका से बनती है, तो यहाँ पे रेड बोन मैरो मत लगाना, रेड बोन मैरो सेल नहीं है, ये एक स्थान है, एक प्लेस है। क्लियर है। उसके अंदर सेल कौन सी है, इरिथ्रोब्लास्ट है, उससे जो है आरबीसी बनती है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर है। अभी कहीं तो देखा था मैंने, कहीं क्वेश्चन आया था ये, इरिथ्रोपोइसिस। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो ये वक्र द्वारा स्त्रावित इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है इसका। क्लियर है, समझ में आ रहा क्या, इरिथ्रोब्लास्ट सेल से बन रहा है कौन, आरबीसी। बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। ये जो बन रहा है इसका ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा बनते रहेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वक्र यानी कि किडनी से एक हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और वो इसका नियंत्रण करता है। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखो तो हम लोग बात करते हैं अब आरबीसी कहाँ जाएंगी, ब्लड वेसल्स में जाएंगी। अब ये ब्लड वेसल्स में चली गई। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी ये किसी भी सेल के पास जाएंगी तो किसके द्वारा जाएंगी, ब्लड वेसल्स के द्वारा नहीं जाएंगी, किसके द्वारा जाएंगी, केशिकाएं यानी कैपिलरीज के द्वारा जाएंगी। छोटी सी होती है कैपिलरीज। अब बात करते हैं बार बार वो वहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब जैसे ऐसे समझते हैं कि ये है दरवाज़ा, छोटू सा दरवाज़ा है, ठीक है। और इसमें चलो यही पेन से बनाता हूँ मैं, ये आप हो, सो 1 मिनट पहले आपको बनाता हूँ, ये आप हो एकदम गेंडा स्वामी, ये गेंडा स्वामी है, बहुत मोटा इंसान। हाँ, जो इधर बड़े ध्यान से देख रहा है मैं उसे नहीं बोल रहा हूँ। अब ये गेंडा स्वामी है। अब यहाँ से छोटा सा दरवाजा है। अब इस गेंडा स्वामी को बार बार इस दरवाजे से भेजेंगे, इसको चोट लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। अब इसको बार बार कभी इधर से भिजाया जा रहा है, तो बेचारे का हाथ छिल जाएगा, धीरे धीरे छिल के बेचारा बहुत पतला हो जाएगा। ऐसा ट्राई मत करना दुबले होने के लिए, तो छिला जाएगा यानी इसको चोट पहुँचेंगी। तो यहाँ पे भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है कहाँ से जाएंगी, बार बार केशिकाएं से यानी कैपिलरी से। तो बार बार इसको चोट पहुँचेंगी, तो ये कुछ समय तक के ही जीवित रह जाएंगी, यानी इसका जीवन काल कई बार पूछ चुके हैं। कितना, 120 दिन। भूलना मत, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, जीवन काल होता है कितने दिन की, 120 दिन की। क्लियर है। अब आरबीसी तो मर जाएंगी। क्लियर है। तो ये मरी हुई आरबीसी ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब यमराज वगैरह आएगा वो ले जाएगा, कहाँ रहेगा, ये ब्लड में ही पड़ी रहेंगी। अब ये ब्लड से जब रिटर्न आएंगी तो ये आते वक्त ये जो मृत आरबीसी है ये कहाँ चली जाएंगी, स्प्लीन में। स्प्लीन यानी कि प्लीहा जिसको कहते हैं। क्लियर है। कहाँ चली जाएंगी, यहाँ चली जाएंगी, और ये केशिकाओं के द्वारा जो है स्प्लीन में चली जाएंगी। इसलिए कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इस प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्लियर है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मृत आरबीसी है यहाँ पे पड़ी रहती है, इसलिए याद रखना स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्लियर है यहाँ तक के, यानी डेड आरबीसी यहाँ पे रहती है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो है डेड सेल है। अब ये जो डेड सेल है स्प्लीन से, अच्छा स्प्लीन होता कहाँ है, अभी बाबा गूगल कर लेना। ये आमाशय है, ये यकृत है,
तो करीब यहाँ कहीं होता है ये यकृत के पास में। क्लियर? एग्जैक्ट लोकेशन में यहाँ नहीं बता सकता, अभी डायग्राम देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपका आमाशय और यकृत के पास में होता है स्प्लीन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्प्लीन हो आ गया। अब स्प्लीन की बात करते हैं, ये जो डेड आरबीसी है स्प्लीन से कहाँ आ जाएंगी? यकृत में आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक के? कहाँ आएंगी? यकृत में। अब जब ये यकृत में आएंगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यकृत पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि यकृत में कौन सी सेल होती है? कुप्पुर सेल। क्लियर है? कुप्पुर सेल, इसका काम क्या होता है? भक्षण करना। तो ये मृत आरबीसी का क्या कर लेंगी? भक्षण कर लेंगी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में होता है तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर ये किसमें? दो कलर में बदल जाएंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पढ़ा था क्या? किसमें होता है? पित्तरस में। और जो कहाँ होता है? यकृत से निकलता है। तो कैसे निकलता, आप समझ में आ गया कि यकृत के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ से आया? तो जो आरबीसी थी, मृत आरबीसी, किसके अंदर स्टोरेज थी? प्लीहा के अंदर। और उस जो प्लीहा के अंदर थी तो यहाँ पे यकृत में आई, यकृत में थी कुप्पुर सेल, उसने उसका भक्षण किया, हीमोग्लोबिन टूट गया। जैसे हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक में ये परिवर्तित हो जाएगा, जिसको पित्तरस में ये होता है। अब यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पूरे शरीर में जो भी वर्णक मतलब कलर होता है हमारा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, या मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे पर बेसिक आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में और कोई वर्णक नहीं होता है, सिर्फ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। इसी की वजह से रक्त कैसा होता है? लाल। यूरिन कैसी होती है? येलो। येलो यानी कि पीली। और वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं शौचालय जब जाते हैं तो वो प्रोडक्ट भी कैसा होता है? येलो। हालांकि कलर चेंज हो सकता है उसका अभी। अच्छा, आयुर्वेदा में जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। हाँ, ये चेक करनी पड़ेंगी आपको कि कैसे कलर है, क्या है, क्यों है, क्योंकि आयुर्वेद वाले जो है इसी को चेक करके बता देते हैं। अच्छा, अभी तो सर्दियाँ भी चल रही, कफ समझते हो? म्यूकस कैसा कलर होता है उसका? ये हाँ, वाइट येलो कलर होता है वैसे। तो ये येलो कलर वगैरह सारी चीज़ें किसी की वजह से आते हैं, इन्हीं की वजह से आते हैं। तो अब यहाँ आयुर्वेदा ये कहता है कि अगर इन सारी मतलब और भी चीज़ें हैं, जैसे रक्त हो गया या यूरिन हो गई, पोटी हो गई, म्यूकस हो गया, इन सारी चीज़ों का कलर अगर चेंज होता है, कलर में अप एंड डाउन आता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये बीमारी है। इसलिए आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि 90 दिन पहले से पता चल जाता है कि कोई बीमार होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को कलर देख के बता देते हो। और एक और चीज़ का यूज़ करते हो, नाड़ी चेक, बताएं? तो वो नाड़ी चेक करते हैं, उससे बता देते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें कलर देख के बता देते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 चीज़ और की स्टडी और करते हो। किसकी पता है आपको? वात, अब पता है पित्त और कफ। ठीक है, तो तीनों का लेवल चेक करके, जैसे अभी तो हम लोग क्या चेक करते हैं? ब्लड की रिपोर्ट चेक करते हैं, और वो भी कहाँ? मशीन के द्वारा। और कई बार मशीन गलत भी हो जाती है। याद रखना, इंसान गलत नहीं होता, मशीन चेक हो जाती, गलत हो जाती है। और ये याद रखना है, क्योंकि अभी जो एक पेशेंट ऐसा आया था गौरी सर के पास में, जिसको टाइफाइड था, मतलब पूरे सिम्टम वही है, लेकिन उन्होंने 2-3 बार रिपोर्ट चेक कराई, टाइफाइड की रिपोर्ट ही नहीं आई, नेगेटिव आ रही। अगर मान लो कि अब मशीन पर विश्वास कर लिया जाता और ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो टाइफाइड में डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है पहले ये जो वात पित्त कफ पे जो है एक्सपेरिमेंट होते थे, मतलब ये चेक करके बता देते थे, नाड़ी चेक करके बता देते थे कि किस चीज़ की कमी और किस चीज़ की कमी नहीं है। कलर देख के बता देते थे, और भी नाड़ी देख के बता देते थे। तो ये 2-3 के हथियार थे, मतलब जो इस पर स्टडी कर लेता था। अभी अगर आप BAMS करते हो और BAMS करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पे अगर आप बहुत कमांड बना लेते हो तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। ये 2-3 चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप अगर स्टडी कर लेते हो तो। चलो, तो ब्लड समझ में आ गया, और कोई डाउट इसमें? अच्छा, एक चीज़ ये छूट गया कि यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य में प्रति कितना
100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से लेकर 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? कितना? स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, जो किसको कोई बीमारी नहीं है। तो 100 ml में जो है कितना 12 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद है फिर WBC, तो ये पढ़ेंगे हम लोग कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई डाउट? चलो, तो आज की क्लास हम लोग करते हैं एंड।